नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में होने वाली टूट की खबरों पर। आज के अखबारों में और बड़े मीडिया संस्थानों की वेबसाइट पर एक खबर है और खबर यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के एक कदावर नेता भाजपा में जाने वाले हैं। यह बगैर नाम की खबर है और करीब करीब हर मीडिया संस्थान ने इस खबर को छापा है और इसकी भाषा भी एक ही है। आइए इस पर बात करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर ऋषिकेश एम्स को लेकर है। यहां पर सीबीआई ने एम्स के 5 अफसरों समेत 8 लोगों पर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। ये मुकदमे एम्स परिसर में एक दवा की दुकान खोलने और मेडिकल उपकरणों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है। लेकिन हम एम्स के मामले पर किसी दिन चर्चा कर लेंगे, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज इसी खबर पर बात करते हैं। मैं कांग्रेस में टूट की आशंका की इस खबर को आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक मानता हूं, क्योंकि चंपावत उपचुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए आइए इस खबर पर बात करते हैं और उस कदावर नेता के नाम पर भी बात करते हैं जिसको लेकर यह खबर चल रही है और क्यों उस नेता का नाम खबर में नहीं डाला जा रहा है। मैं कई जगह पर छवि इस खबर के कुछ बिंदु आपको बताता हूं। खबर में लिखा है, इस नेता की देहरादून से दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है, कई सारी बैठक हो चुकी है। अभी आज भाजपा के महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदावर नेता की बीएल संतोष के साथ भी बैठक हो सकती है। अमर उजाला ने तो यहां तक लिखा है कि भाजपा इस दिग्गज नेता के पुनर्वास का पूरा प्लान बना चुकी है। इनको टिहरी से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर इन्हीं की सीट पर उपचुनाव भी कराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद इनकी विधायकी तो चली जाएगी। और इसी के साथ दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है कि यह उत्तराखंड की कांग्रेस में 2016 जैसी बड़ी टूट की शुरुआत हो सकती है। कांग्रेस के इन कदावर नेता की भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से 3 बार बैठक हो चुकी है। समाचार चैनल न्यूज 18 ने भी अपनी खबर में लिखा है कि इन कदावर नेता के साथ कांग्रेस के कुछ अन्य विधायक भी भाजपा में शामिल होते हैं तो यह 2016 के बाद कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी टूट साबित हो सकती है। हर मीडिया संस्थान की खबर में बेहद विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बात की गई है, लेकिन इतने विश्वसनीय सूत्र होने के बाद भी कदावर नेता का नाम क्यों नहीं छापा गया है, यह एक सवाल है। उत्तराखंड में पत्रकारों की पहुंच में हर नेता है। यहां मुख्यमंत्री से भी बहुत आसानी से बात हो जाती है और फिर ये तो सारे के सारे बड़े संस्थान हैं। जिस कदावर नेता के बारे में सूचना है उसका नाम क्यों नहीं छापा जा रहा है, उसका पक्ष लेकर नाम छापा जा सकता था। इसीलिए नाम न छापना मेरी समझ में ना आने वाली बात है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि नाम क्यों छिपाया गया है। एक और बात, और हर जगह पर छपी खबर की भाषा भी एक ही है। सभी जगह पर कदावर नेता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस पर फोकस किया गया है। 2016 जैसी टूट पर फोकस किया गया है। बड़े नेताओं से हो चुकी मुलाकातों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस के नए नेतृत्व आने के बाद कांग्रेस में उभरे असंतोष पर फोकस किया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फिर जब इतनी सारी जानकारी है और इतने सारे फोकस है तो नाम क्यों नहीं दिया गया है? आप एक बात सोचिए, नाम देने से इस खबर का असर कम हो जाता, लेकिन नाम न छापने से इस खबर का असर ज्यादा बन गया है। क्योंकि नाम देने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर में केवल एक कदावर नेता उत्तराखंड कांग्रेस का संदिग्ध होता, उसके प्रति गुस्सा होता, लेकिन नाम न छापने से कई सारे कदावर नेता कार्यकर्ताओं की नजरों में संदिग्ध हो गए। और फिर जो इस समय कांग्रेस में असंतोष की आग में झुलस रहे नेता है, वो सारे के सारे एक्टिव हो गए होंगे कि किसके बारे में खबर लिखी जा रही है। यह एक बात है, लड़ाई केवल मैदान पर ही नहीं लड़ी जाती है, पर्दे के पीछे मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों से भी लड़ी जाती है। आप 3 बातों पर गौर कीजिए। एक, उत्तराखंड के मीडिया में प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने की संभावनाएं, आशंकाओं को लेकर खूब खबरें छपी है, नाम लेकर खबरें छपी है। पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात के बाद खबरों के शीर्षक तक में उनका नाम आया है। दूसरी बात, हरीश धामी ने तो खुलेआम कहा कि वो पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला सीट छोड़ सकते हैं। उनको लेकर कई सारे विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने की खबरें छपी है। सारे विधायकों के 8-8 विधायकों के नाम लेकर खबरें छपी है। और तीसरी बात, मीडिया ने सीधा सीधा सवाल हरीश रावत तक से कर दिया था कि क्या वो भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया था। उनको भी नाम लेकर खबरें छपी है जब सतपाल महाराज से उनकी मुलाकात हुई।
और चौथी बात, मदन बिष्ट, राजेंद्र भंडारी तक को नाम लेकर खबरें छपी है कि वो नाराज है, अपनी पार्टी बना सकते हैं या फिर भाजपा में जाने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। और पांचवी बात, प्रीतम सिंह के साथ तो 8 विधायकों को नाम जोड़कर खबरें चली है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि इन सभी खबरों में सीधे सीधे नाम लिखा गया है और संबंधित विधायक से बात की गई है और बात करने के बाद उसका पक्ष दिया गया है। अब जिन लोगों का नाम मैंने अभी अभी लिया है, उनके अलावा कांग्रेस में कौन ऐसा कदावर नेता है जो भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठा है? और अगर इन्हीं में से कोई एक है जिसको लेकर ये खबर छप रही है, तो फिर उसमें नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है? उससे बात कर उसका पक्ष छापा जा सकता है और पक्ष छपता रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कौन है कदावर नेता? कोई है भी या नहीं है, ये एक सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई है नहीं है। हकीकत में कई सारे लोगों को लेकर इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। इस उपचुनाव से पहले भाजपा भी इस फिराक में है कि किसी तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए, कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक तौर पर चोट पहुंचाई जाए। कुछ चीजें उत्तराखंड की राजनीति में चल रही है, लेकिन आप सोचिए, साफ साफ लिखा गया एक नाम एक नेता को संदिग्ध करता है, और अगर कोई नाम नहीं लिखा जाता है तो उन 7-8 नेताओं को संदिग्ध करता है जिनको लेकर बात चल रही है। कर्ण मेहरा के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो लगातार अपनी नाराजगी जताते रहे हैं, जिनको लेकर खबरें छपती रही है, ये एक बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है। ध्यान में रखने की बात यह है कि आज उत्तराखंड कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा इस खबर की रही होगी। हर कोई अंदाजे लगा रहा होगा, कार्यकर्ताओं की मैं ज्यादातर बात कर रहा हूं, हर कोई अंदाजे लगा रहा होगा कि कौन नेता है जो हमें, हमारी कांग्रेस को धोखा देने वाला है। जंग में उतरने से पहले मनोबल का बड़ा खेल होता है। मनोबल ऊंचा होता है तो जंग जीतने की उम्मीद ऊपर होती है, और मनोबल नीचे होता है तो जंग में हारने की आशंका ऊपर होती है। यह एक बात है जिसको समझने की जरूरत है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।